कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज हम क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। क्लास 10th साइंस का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत शानदार लेक्चर है। जैसे हम 9th से 10th की ओर जाते हैं, वही केमिस्ट्री के जो है चैप्टर्स सबसे पहले आ जाते हैं। उन केमिस्ट्री के चैप्टर्स में एक तरह से बर्डन सा अपने को लगने लगता है, तो उसी बर्डन को कम करते हुए मैं 3 वीडियो के अंदर जो है चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणों को एंड कर दूंगा। और उसी के साथ साथ आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन बहुत शानदार चलेगी, आपके क्लास वर्क भी बहुत शानदार से चलेंगे। तो आज के वीडियो को हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इस वाले लेक्चर के अंदर, ये फर्स्ट लेक्चर अपना साइंस का केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन का भी पहला लेक्चर है जिसको अपन पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन के बारे में भाई चैप्टर का नाम ही दे दिया ना, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इस कारण से हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। अब डेली लाइफ में केमिकल, ये CR मतलब केमिकल रिएक्शन है ना, तो डेली लाइफ में ये केमिकल रिएक्शन अपने को कैसे दिखाई देती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेली लाइफ एंड केमिकल रिएक्शन एक नया टॉपिक मैंने बनाया है इस हिसाब से। चेंज अगला है चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होती है ना, तो कौन कौन से चेंज होते हैं, कौन कौन से चेंज होते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं, वह चीजें अपन पढ़ेंगे उसके अंदर। वो कौन कौन से होते हैं वो एग्जांपल हम पढ़ेंगे। अगला आता है रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स है ना, अभिकारक और उत्पाद, दोनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इसके ऊपर जो है मैं पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बहुत शानदार से वीडियो है, उसको भी आप जरूर देखें, आई बटन पर दे रखी है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरी तरह से डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। ये जो है अगर आपको देखना है तो आप कहाँ देखें, आई बटन पर जाकर इसको जरूर देख ले। वाई नीड टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम जो है ये 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स बनने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनने वाला है। तो आप देखते रहिए पीवी सर की क्लासेस, और आप जुड़ चुके हैं मुझसे बिल्कुल हृदय से। मैं हूँ पवन विश्व। पहली बात आती है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो मैं पहले ही हेडिंग लगा रहा हूं यहाँ, केमिकल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन आती है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन, ये मैंने हेडिंग लगाई है इस पे, केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन जिसको आप बोलते हो रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो भाई हमने कभी कभी ये डेफिनेशंस को पढ़ा है, आज समझ भी लेते हैं क्या होती है। आई होप आपने 11th क्लास के अंदर, सॉरी 9th क्लास के अंदर इस चीज को पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है ना, केमिकल जो रिएक्शन होती है वह होती क्या है। तो अपन ने अधिकतर देखा होगा भाई कि ये है H2 प्लस O2, ये बनाया H2O है ना, वाटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन मिलकर, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है, वाटर बना रही है। हाइड्रोजन भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो यह तो हमें पता है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है ना। क्या यह केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन है ना, इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यह एक केमिकल इक्वेशन है, यह एक क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो ध्यान से देखिए, व्हेन, क्या करें, कॉपी पेन सब लेकर बैठे, क्योंकि आपको जब भी मैं लेक्चर लेने आऊंगा सबसे पहले आपको कॉपी पेन के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि कॉपी पेन में आप नोट डाउन जरूर करते रहे इन चीजों को। सब्सटेंस भी हो सकता है या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस हो, एक से ज्यादा हो तो मैंने उसके लिए मोर यूज कर लिया है ना,
जब एक या एक से अधिक पदार्थ, सब्सटेंस यानी पदार्थ फॉर्म्ड बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस नया पदार्थ, एक या एक से ज्यादा पदार्थ जब मिलते हैं या वो बनाते हैं कौन सा, न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ बना लेते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन कहते हो। अब एग्जाम के अंदर आए तो हम क्या इतना ही लिखेंगे, नहीं, इससे कुछ आगे लिखेंगे हम इसको, है ना। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल methods like, कौन कौन से फिजिकल मेथड्स है अपने, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, evaporation, flotation, एक्सेट्रा, ना। ध्यान से देखो, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब फॉर्म करते हैं, नए सब्सटेंस को, नए पदार्थ को बनाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यह केमिकल रिएक्शन अगर एक बार हो जाएगी तो वापस से रिवर्स नहीं होगी, मतलब वापस से अगर फिजिकल मेथड अगर लगाओगे तो किसी तरह से कोई रिवर्स नहीं होगी। फिजिकल मेथड में कौन कौन सी होती है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होती है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, इवेपोरेशन होती है, ये सारी फिजिकल मैग्नेटिक सेपरेशन जो है, अपने क्या है, ये सारी फिजिकल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये चीज हुई कि भाई रिवर्स नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस जो रिवर्स नहीं होती, तो इसका छोटा सा अपन घर के ही फॉर्म में एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे रसोई घर में मान लो मुझे आलू, है ना, आलू से सब्जी बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, आलू को पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटता हूँ, उबालते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। काटने के बाद उसमें क्या करते हैं अपन, जो उसको हीट करते हैं, है ना, बॉईल करते हैं, ऑयल में बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, सारी चीजें उसके अंदर मिला देते हैं। अब मैं कहूँ आपसे कि मुझे जो आलू मैंने काटा था, इस फ्राई की हुई आलू की वेजिटेबल या इस सब्जी से मुझे वापस से पकी हुई सब्जी से वही पुराना कच्चा आलू आप बना के दे दीजिए, तो यह संभव नहीं है। अगर आप किसी तरह से आलू निकाल के उसका जो एक लड्डू बना लोगे ना, है ना, और बाकी वही छिलके उसके ऊपर चिपका दोगे, तब भी उसके केमिकल जो या टेस्ट होता है उसमें चेंज तो हो ही जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब वापस से आप उस पके हुए आलू से वापस से क्या नहीं कर सकते हो, वही पुराना कच्चा आलू नहीं बना सकते हो। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन भी वही होती है, अगर एक बार बन गया है तो उससे जो है वापस रिवर्स आप जो है फिजिकल मेथड से नहीं ला सकते हो, केमिकल मेथड से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं ला सकते हो, है ना। तो आप क्या कर ले, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब देखते हैं अपन, छोटी सी बात हो गई है अपनी, केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। डेली लाइफ एंड केमिकल रिएक्शन। अच्छा, डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस अपने पास काम में आती है, तो डेली लाइफ में ध्यान से देखिए। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि आप सांस लेते हो, तो आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो,
किसको अंदर ले रहे हो? ऑक्सीजन को आप अंदर ले रहे हो। ऑक्सीजन को जब अंदर ले रहे हो तो वहां पर भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, फिर वहां पर छोटे छोटे जो सेल्स होती है, उस सेल्स के अंदर कई तरह की जो होती है रिस्पिरेशन होती है। रिस्पिरेशन एक्टिविटी में रिएक्शंस होती है, उसके अंदर भी क्या होती है? रिएक्शंस होती है, और उससे सेल्स जो होती है ग्रो करती है। उन्हीं रिएक्शन के थ्रू जो होती है सेल्स को भोजन मिलता है और सेल्स जो होती है वो ग्रो करती है। तो सबसे पहली चीज मैं लिख रहा हूं, डेली लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पिरेशन, मतलब श्वसन में केमिकल इक्वेशन होती है। याद रखिएगा इन चीजों को, ऑब्जेक्टिव में आने वाली चीजें हैं, इसलिए पहले से ही नोट डाउन कीजिएगा, है ना। दूसरी लिख रहा हूं मैं, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। बिल्कुल सही है। जो भोजन होता है उस भोजन में HCl होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये सारे के सारे एंजाइम्स आपस में रिएक्टिविटी करते हैं, आपस में इनकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन के थ्रू ये छोटे 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 टुकड़ों में भोजन जो होता है डाइजेस्ट होता है। यहीं से जो है आपके मुंह से ही ये रिएक्शंस कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है, वही काइम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो होता है हमारे शरीर छोटी आंत, मतलब लास्ट तक जहां तक भोजन आपके शरीर से बाहर निकल जाए, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाए, वहां तक सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए होती रहती है। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो होती है वह भी डेली लाइफ में आपको, अपने को डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगी। अगला है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। भाई ये तो देखा होगा आपने कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आपने लोहे पर जंग देखी होगी। तो लोहे पर जंग जो होती है इतनी आसानी से नहीं लगती है। तो इससे एक और ऑब्जेक्टिव आता है कि भाई लोहे पर जंग लगना जो है किस तरह की केमिकल रिएक्शन है। तो लोहे पर जंग लगना जो है स्लो केमिकल रिएक्शन है, बहुत धीरे धीरे मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है ना। मॉडरेट या स्लो केमिकल रिएक्शन या धीमी रासायनिक अभिक्रिया है, धीमी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस चीज को याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना, कई साल कई महीने लग जाते हैं लोहे पर जंग लगते हुए। मतलब एक तरह से लोहा जो होता है वायु के संपर्क में होता है, फिर अवांछनीय चीज जो होती है वो कोरोजन जिसे बोलते हैं अपन, अवांछनीय चीज उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। CO2 है, वाटर है, ये अटैक करने लग जाते हैं। Fe2CO3.XH2 जो है वो बना लेता है। तो जंग का सूत्र, हाँ उस चीज को लिख लीजिएगा, Fe2O3.XH2O। एक्स क्या है भाई? एक्स है वाटर के मॉलिक्यूल के जो है नंबर्स, नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ना। तो ये वाला जो है जंग का सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप लिख लीजिएगा, है। अब आता है अपना चौथी चीज है, आपने कोटिंग देखी होगी, कॉपर, है ना। कॉपर पर कोटिंग, है ना, यानी कि तांबे का हरा होना। आपने कभी कभी देखा होगा कोटिंग में जो तांबा होता है उस तांबे के ऊपर क्या हो जाता है, जो कॉपर होता है उस कॉपर के ऊपर हरी सी परत, कुछ समय बाद हरी हरी परत जमने लग जाती है। मतलब कि वह भी एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। अगला आता है आपका पांचवा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया अपना, चेंज फॉर्मेशन ऑफ
दही का बनना, जो दही होता है उस दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का जो बनना होता है इसमें भी स्लो प्रोसेस होती है। और इसमें जो कर्ड से है लैक्टिक एसिड जिसे बोलते हैं अपन, लिख देता हूं मैं, दूध के अंदर या दही के अंदर कौन रहता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल रहता है। यह क्या करता है, इसको धीरे धीरे दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यह जो है डेली लाइफ से रिलेटेड आपने कई चीजें देखी होगी, और भी कई चीजें जैसे कि आपका ब्रेड या रोटी का जो है, और रोटी का बदबू, रोटी में बदबू आना, कुछ समय तक रोटी को अगर रख दिया जाए तो उसमें फफूंद आ जाती है ना, तो फंगस लगने लग जाती है। तो ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन ही होती है, जिसके थ्रू जो होता है क्या होता है, चीजें सड़ने लग जाती है। और सड़ना जो होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, लेकिन फिर भी उनको केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम डिसाइड करते हैं। तो आप क्या करें, इसका भी स्क्रीनशॉट्स ले लें। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब अपनी जो है डेली लाइफ एंड केमिकल रिएक्शंस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब टॉपिक बढ़िया आया है, चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से चेंज आते हैं, कौन कौन से चेंज या कौन कौन से बदलाव आते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होता है, उस केमिकल रिएक्शन के होने पर या केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान जब होती रहती है तब कौन कौन से चेंज आते हैं, तो वह हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हेडिंग लगा लीजिए, चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला आता है, पहली है चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। जी हाँ, स्टेट कन्वर्ट होती है, स्टेट जो होती है वह चेंज हो सकती है। पहली चीज हो सकती है कि जब केमिकल इक्वेशन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन जब हो रही है ना, तो कोई रिएक्टेंट जो होता है वह रिएक्टेंट की स्टेट चेंज होती है, या रिएक्टेंट की स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, जैसे H2 गैस है, Cl2 गैस है। अगर इस पर ज्यादा प्रेशर अगर दोगे ना तो HCl ये भी गैस बनेगी, लेकिन और ज्यादा आप प्रेशर जब इसके अंदर देते हो तो यह कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। देखिए ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल मैं इधर लिख रहा हूँ, कौन कौन से सिंबल होते हैं। तो ये सिंबल लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इनको। ये संकेत है, जब मुझे लिखना हो सॉलिड तो हम केमिकल रिएक्शन में उसको एस से लिखते हैं। अगर मुझे लिक्विड लिखना है तो लिक्विड लिखने के लिए मैं छोटा एल यूज करता हूँ, ये सारे छोटे होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। अगर हमें सॉलिड लिक्विड गैस लिखना है तो गैस के लिए अपन जी लिखते हैं छोटा वाला। और अगर मुझे एक्वस लिखना है, एक्वस लिखना है तो एक्वस के लिए ए क्यू यूज करते हैं, ए क्यू यूज करते हैं। अब भाई ये एक्वस होता क्या है, तो एक्वस क्या होता है, वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, और वही वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस मिलाना ही जो है एक्वस पोजीशन होती है। क्या होती है, एक्वस पोजीशन होती है। तो देखो यह H2 जो होता है Cl2 के साथ, या H2 जो है Cl2, H2 प्लस Cl2, तो ये 2HCl बैलेंस कर देते हैं ना अपन। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है HCl बनता है, ये लिक्विड फॉर्म में कब जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर डाल दोगे ना तो देखो गैस गैस और गैस से लिक्विड में चला गया, गैस गैस और गैस से किस में चला गया, लिक्विड में चला गया। ये भी है, सत्य है कि ये HCl जो होता है ये गैस में ही भी रहता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो लिक्विड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो स्टेट चेंज हुई, स्टेट तो चेंज हुई नहीं है ना। चेंज इन कलर। कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है ना, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कई बार कलर भी चेंज होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है,
कॉपर सल्फेट, जिसको CuSO4 से लिख रहा हूं मैं, है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कैसा है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसलिए एक्वस लिख रहा हूं मैं। सॉल्यूशन बोला मैंने इसलिए एक्वस लिख रहा हूं मैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैं अगर आयरन जो कि Fe कैसी है, ये सॉलिड में है ना, Fe आयरन की एक कील डुबोता हूं, तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है, Fe जो होता है ये रिप्लेस कर देता है कॉपर को। Fe क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और ये बना लेता है FeSO4। क्या बना लेता है? यह जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, यह कॉपर सल्फेट रहता किस कलर का है, यह ब्लू कलर का रहता है ना, ब्लू कलर का। जब यह कॉपर सल्फेट आयरन नेल के अंदर, मतलब आयरन नेल इसके अंदर डिप की जाती है, तो यह रिप्लेस कर FeSO4 बनाता है। और यह FeSO4 जो होता है यह ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, मतलब कलर चेंज हो गया, है ना। और यह कॉपर बाहर ऐसा कैसे निकल गया, मतलब कलर जो है वो सॉल्यूशन के चेंज हो गया, लेकिन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस तो हुई, कलर चेंज हुआ ब्लू टू ब्राउन, है ना। तो इस तरह से जो होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज होती है, साथ ही साथ जो है कलर भी चेंज होता है। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप ले लीजिए। अगला नेक्स्ट है अपना चेंज इन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर में चेंज करना। तो ध्यान से देखिए, अब अपन टेम्परेचर के अंदर चेंज करते हैं इसको, देखिए टेम्परेचर के अंदर किस तरह से चेंज करेंगे, है ना। तो टेम्परेचर भी भाई एक मोस्ट चीज अपने लिए होती है। तो ध्यान से देखिए, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। ऐसा कुछ जैसे कि आप अगर प्रैक्टिकल स्कूल के अंदर किए हो या फिर नहीं भी किए हो, तो स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा ना। आप क्या करें, एक बीकर लें और उस बीकर के अंदर जिंक, क्या करें, बीकर के अंदर ही आप ले ले जिंक, और जिंक के साथ आप मिला दे HCl को। किसको मिला दे? HCl को, है ना, जिंक ग्रेन्यूल्स। और जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर जब HCl को मिलाते हैं ना आप, तो उस बीकर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बहुत बढ़ने लग जाता है। वो HCl जब आप इसके अंदर बीकर के अंदर डालते हो, जब बीकर के अंदर HCl डालते हो तो बहुत ही ठंडा होता है वो, है ना। लेकिन जब उसमें जिंक डालने लगते हो, कुछ ही देर बाद क्या होता है कि बीकर गर्म होने लग जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाता है, टेम्परेचर चेंज होता है। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, हीट निकलती है। तो इस कारण से ये जिंक और HCl मिलकर बनाते हैं ZnCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन बैलेंस करनी है अपने को, ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है ना। तो इस तरह से आपके इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। अगली कोई चीज हो जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका यही एग्जांपल देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसका एग्जांपल भी यही देख लीजिए, है ना। जिंक, उसमें HCl मिला हुआ है, तो इसके साथ साथ जो है आपको क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी। तो भाई हीट भी इवॉल्व हो रही है, हीट भी बाहर निकल रही है, साथ ही साथ जो एक और निकल रही है, गैस भी बाहर निकल रही है। मतलब हीट बाहर निकल रही है और साथ ही साथ कौन बाहर निकल रही है, गैस भी बाहर निकल रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का बाहर निकलना, तो यह चीज भी इसके अंदर आ जाती है। इस तरह से आपने कितने 4 केमिकल रिएक्शन के जो है चेंज पढ़ लिए हैं, और यही हमारे सिलेबस के अंदर है। इन्हीं को जो है एनसीईआरटी नोटबुक के अंदर, नोटबुक में भी आप डाल ले, एनसीईआरटी के अंदर भी इसको देखें। अगला जो है टॉपिक आता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। पढ़ते रहिए, बस बैठे रहिए इसी तरह से और लिखते रहिए, है ना। ध्यान से देखिए, अब आता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इसके बारे में बात करते हैं अपन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है, रिएक्टेंट्स मतलब कि अभिकारक। क्या है?
अभिकारक। क्या होते हैं रिएक्टेंट्स? तो इसकी डेफिनेशन जब पूछी जाए तो अपने को क्या लिखना है? रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस, रिएक्टेंट्स आर द substance which take part in chemical reaction, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। हिंदी में नोट कीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या होते हैं प्रैक्टिकली समझेंगे हम चीजों, है ना। प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस, प्रोडक्ट्स आर द substance which produce during chemical reaction। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, है ना, ड्यूरिंग, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले या पैदा होने वाले जो होते हैं, क्रिएट होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, फॉर्म होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हो आप? प्रोडक्ट्स कहते हो। उन्हें क्या बोलते हो? प्रोडक्ट्स कहते हो। एग्जाम्पल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, प्लस H2O, ये बनाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, है ना। इसे आप बोलते हो बूझा चूना, सॉरी बिना बूझा चूना। इसे क्या बोलते हो आप? इस चीज को याद रखिए आप, बिना बूझा चूना। इसको बिना बूझा चूना बोलते हो, उसको बूझा हुआ चूना बोलते हो। इसको बिना बूझा चूना, इसको क्या बोलते हो? बूझा हुआ चूना बोलते हो। क्लियर हो गई बात? अब यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है आपका रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक। और ये जो दिखाई दे रहा है इधर, इसे बोलते हो आप प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। क्या बोलते हो? उत्पाद बोलते हो। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है भाई कि क्या लेफ्ट साइड में ये हमेशा कौन सी साइड में रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है। इस चीज को भी आप लिख दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा नोट्स के अंदर भी, और एग्जाम के अंदर भी अगर आता है तो आप जरूर लिखिएगा कि रिएक्टेंट्स ऑलवेज कहाँ रहता है? रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है। और प्रोडक्ट्स जो है हमेशा कौन सी साइड होता है? राइट साइड होता है। प्रोडक्ट हमेशा कौन सी साइड होता है? राइट साइड में होता है। इसको भी लिखिएगा, प्रोडक्ट हमेशा कौन सी साइड में होता है? RIGHT, राइट साइड के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर हुई? इस तरह से आपके जो है एक और नया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला जो है भाग कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है अपने पास, केमिकल इक्वेशंस, है ना, रासायनिक समीकरण। बड़ा ही अच्छा और पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए। अब इस वाले टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा अपना, ये मैंने बोर्ड को रफ किया है और अब मैं हेडिंग लगा रहा हूं, आप भी मेरे साथ हेडिंग लगाइए। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस लगा लीजिए हेडिंग में, केमिकल इक्वेशंस, है ना। केमिकल इक्वेशंस की हेडिंग देखो, रासायनिक समीकरण, हिंदी में रासायनिक समीकरण। तो देखो क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन याद रखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन अभी देखिए, इट इज द symbolic representation
ऑफ एलिमेंट्स which take parts and produce in a chemical reaction. जी, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या है कि केमिकल रिएक्शन में वह एलिमेंट्स, केमिकल लिखिएगा, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया में वह तत्व जो कि या तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट और साथ ही साथ उत्पाद, है ना, दोनों ये। तो ये चीजें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वह एलिमेंट्स का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सांकेतिक रूप, सांकेतिक जो है सांकेतिक रूप से उनको लिखना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स इन एयर एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन के लिए मैं मैग्नीशियम लिख रहा हूं डायरेक्टली। बर्न्स इन एयर, जब भी कोई चीज एयर के अंदर बर्न होती है तो हमेशा उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है। इस चीज को अभी से आप गांठ बांध लीजिएगा, ऑक्सीजन। प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपकी केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। अब इसको इक्वेशन का मीनिंग क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है ना। ये एलिमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैग्नीशियम एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, जो कि टेक पार्ट, ये पार्ट ले रहे हैं आपस में, है ना, ये पार्ट ले रहे हैं इस रिएक्शन में। एंड प्रोड्यूस, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वह एलिमेंट्स, प्रोड्यूस कौन हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भाई? मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 ड्यूरिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इस तरह से ये, अब इसको बैलेंस करना है अपने को, तो आप क्या करो, इसके आगे 2 लगा लो, इसके आगे 2 लगा लो। लेकिन ये देखो MgO2 MgO, ये है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक को भी आपने क्लियर किया है, अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, बहुत शांति से पढ़ रहे हैं। अब अगली चीज आई है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे और इसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, यह है। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों कर, सबसे पहले तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इक्वेशन दे दी गई है H2 प्लस, छोटी सी इक्वेशन लिख रहा हूं अभी तो, या फिर इसको लिख लेता हूं मैं C प्लस O2 CO। अब मुझे कहा गया है कि इसको बैलेंस करो। जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो एक बात याद रखिएगा, इसके पीछे किसी तरह का कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो। जहां भी चेंज करना हो आप इसके आगे चेंज कीजिए, इसके आगे चेंज कीजिए, इसके आगे चेंज कीजिए, लेकिन पीछे किसी तरह का कोई चेंज नहीं करोगे। तो आप चेंज नहीं करोगे तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसका जो है पूरा का पूरा फुल लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जिस पर क्लिक करेंगे आप तो वहां पर एक लिंक मिल जाएगी आपको, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाते हैं तो आप यूट्यूब पर टाइप करें हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय पीवी सर की क्लासेस।
आपको बहुत शानदार सा लेक्चर वहां पर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए C+O2। अब इसको बैलेंस करने का छोटा सा अच्छा सा तरीका बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, अपने पास कार्बन है, अपने पास ऑक्सीजन है, तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से वो लिखेंगे हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं। इधर क्या हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, इधर हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ध्यान से देखो हमारे पास कौन है, एक कार्बन है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है। अब ध्यान से देखना कार्बन यहाँ पर कितना है रिएक्टेंट के अंदर, ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट पर टोटल कार्बन कितना है, एक। अच्छा यही कार्बन इसमें कितना है, अपने प्रोडक्ट के अंदर भी एक है। ऑक्सीजन के अंदर कितना है, ऑक्सीजन के अंदर दो है भी। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन कितना है, दो है। इधर कितना है, एक है। क्या करें, अब बैलेंस करना है, बैलेंस करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ तो सेम सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमी है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन आपके दो है और प्रोडक्ट में कितनी है, एक है। मतलब अगर मैं इसमें दो का इंटू कर दूं तो बराबर दो इधर भी हो जाएगी। मतलब कि आपको प्रोडक्ट के अंदर दो का इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू कहाँ करते हैं, हम आगे ही करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर दो का इंटू करेंगे। लेकिन इससे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी कहाँ हुई है कि भाई अब आपका प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट वाला कार्बन तो एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट वाला कार्बन भी, क्योंकि इसमें भी इसका इंटू हुआ, भाई ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन इसके अंदर भी इंटू हुआ, तो इसके अंदर भी क्या कर देंगे आप, इंटू टू, है ना। हुआ प्रोडक्ट के अंदर इंटू, देखिए ना, तो इंटू टू हुआ। लेकिन इंटू टू मतलब कि टू, मतलब कार्बन यहाँ दो हो गए, यहाँ कार्बन एक ही है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, इसके अंदर भी अगर दो का इंटू करोगे तो दो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखो कार्बन यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यानी कि आपको रिएक्टेंट के अंदर भी आपने क्या किया है, दो का इंटू किया है, तो ये लो दो का इंटू कर दिया। और जब दो का इंटू कर दिया तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई, यह रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। यह वाली रिएक्शन जो है आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। इसी तरह से एक और मैं रिएक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, जो कि काफी अच्छी रिएक्शन है और मेरे ख्याल से काफी ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शंस जो है वह है, और वह रिएक्शंस लिख ही देता हूं मैं। Na2SO4 प्लस BaCl, ये बनाएगा BaSO4 प्लस NaCl। ये रिएक्शन आपकी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आपके पास ध्यान से देखिए, अब सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और बेरियम है, साथ ही साथ क्लोरीन भी है। कितने हैं, एक सोडियम, दो सल्फर, तीन ऑक्सीजन, चार बेरियम और क्लोरीन, पांच, टोटल पांच है। तो एलिमेंट आपके पास पांच है। मैं इधर से इन सभी को मिटा रहा हूं भाई। इनको मिटाने के बाद मैं लिखता हूं एलिमेंट्स को। ध्यान से देखिए, अब एलिमेंट्स को मैं लिखता हूं। मेरे पास सोडियम, बोलते रहिए, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम और क्लोरीन, है ना। इस तरह से मेरे पास ये सारे के सारे दे रखे हैं। ध्यान से देखिए, अब मैं इसमें बैलेंस करता हूं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम। अच्छा सोडियम यहाँ कितना है, तो यहाँ आपको सोडियम दिखाई दे रहा होगा दो। कितने सोडियम दिखाई दे रहे होंगे आपको, दो सोडियम दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ रिएक्टेंट के अंदर दो सोडियम, वही प्रोडक्ट के अंदर कितना है, एक है, चलो एक। सल्फर देखो तो सल्फर इधर एक, इधर भी सल्फर एक। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन भाई यहाँ चार, यहाँ ऑक्सीजन चार। बेरियम देखो, बेरियम यहाँ एक, यहाँ भी एक, बेरियम एक, यहाँ भी एक। क्लोरीन देख लीजिए, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ दो, रिएक्टेंट में दो, यहाँ एक। थोड़ा सा ध्यान से देखो, कहा
भाई ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, मतलब कि सल्फर ऑक्सीजन बेरियम बैलेंस है, लेकिन आपका सोडियम बैलेंस नहीं है। तो सोडियम बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले तो आप जो है इसको बैलेंस करें। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ भी अगर 2 करना हो तो इंटू क्या करोगे 2 का, तो सोडियम 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट में आपने 2 का इंटू किया है, मतलब यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट आपका इधर वाला, और इसमें 2 का इंटू करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी। जब 2 का इंटू करते हो ना तो आपका थोड़ा सा कंडीशन देखना, 2 तो सोडियम हो गए, इधर भी 2 सोडियम है ही सही। अब यहाँ देखो क्लोरीन, प्रोडक्ट में क्लोरीन कुछ चेंज हो जाएगा। ये देखो क्लोरीन के अंदर भी इसका 2 का इंटू हो रहा है, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2। तो देखो ऑटोमेटिकली क्लोरीन बैलेंस हो गया ना, इधर तो 2 है ही सही, इधर भी इसका इंटू हुआ तो 2 हो गया। तो ध्यान से देखिए सोडियम भी 2, इधर भी सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, सॉरी ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, उसके बाद जो है बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। तो इस तरह से ये पहले से ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। तो ऐसी कई सारी इक्वेशंस मैंने जो है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय पीवी सर की क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करोगे, उस पर कई सारी इक्वेशंस ऐसी मिल जाएगी, उनको आप जो है सॉल्व करो, नहीं तो एनसीईआरटी में जो है आप सॉल्व जरूर करें। अब आती है बात किस चीज की, अब बात आती है अपनी यही वाली बात है कि भाई हाउ वाई नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है मास कंजर्वेशन रूल। किसका, मास कंजर्वेशन रूल। क्या होता है मास कंजर्वेशन रूल या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोल दीजिए आप, क्या बोल दो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का जो रूल होता है, यह रूल लेवोजियर ने दिया था। और यह रूल क्या कहता है, भाई यह रूल कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। मतलब जो अपना जो रिएक्टेंट होता है, वह रिएक्टेंट इधर भी सेम होगा और इधर भी वही सेम होगा। आप इसमें देख लीजिए इनके मासेस, जैसे कि इसका बता देता हूं मैं। जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, तो ध्यान से देखिए आप, अगर यह बैलेंस नहीं होती, अगर यह बैलेंस नहीं होती तो अब कंडीशन देखना, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के 2 × 16 कितने हो गए 32। यहां देखिए एक कार्बन का कितना हो रहा है, एक कार्बन का 12 हो रहा है, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। टोटल यह कितने हो गए अपने 16 और 12, ये 6 2 28 ही हो रहे हैं। और ये कितने हो रहे 32 और 12, ये कितने हो रहे 32 और 12, इनको भी ऐड कर लो, 2 2 4 और 3 हो रहे 4, ये 44 हो रहे, 2 2 4, हाँ टोटल 44 हो रहे, जो कि नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो रूल होता है, वो लॉ क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब आपको मास कंप्लीट इसका सही करना पड़ेगा। इसलिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे कि मैं इसको बैलेंस करता हूँ, ध्यान से देखिए, इधर भी अपना 2 था, उसको मैं मिटा ही देता हूँ, इधर भी अपना क्या था 2 था, ये बैलेंस है। अब ध्यान से देखिए 2 × कार्बन के कितने हैं 12 होता है, एक कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 × 16, क्लियर हो रही है। ये कितने हो गए 12 × 2 कितने हो गए 24 प्लस 16, ये हो गए 32। यहाँ देखिए आप 2 कार्बन, कितने कार्बन है आपके पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के कितने हो गए 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, ये 16, देखो ना क्लियर है। टोटल कितने हो रहे हैं 24 प्लस 32, इधर भी कितने हो रहे हैं आपके 4
ये टोटल 56 हो जाता है और ये भी टोटल 56 हो जाता है। तो देखिए ना, मास कंजर्वेशन रूल बिल्कुल कंप्लीट और फिट बैठता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस अब इतने ही टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो है वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी केमिकल इक्वेशंस है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अब अगला आने वाला है। इस वीडियो से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो वीडियो रहेगा। तो आप क्या करते रहें, सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर पास में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको।